नमस्ते। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरव प्रथम के गद्य खंड का अध्याय भारत माता, जिसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। तो इस अध्याय को पढ़ने से पूर्व हम इसका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं कि प्रस्तुत पाठ यह है भारत माता हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित जो कृति है हिंदुस्तान की कहानी, उसका यह 5वां अध्याय है भारत माता। और अंग्रेजी से भाषांतर हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है। चूँकि यह अंग्रेजी में रचित है, इसलिए अंग्रेजी से भाषा रूपांतरण किया है हरिभाऊ उपाध्याय ने। इसमें पंडित नेहरू ने बताया कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों या कह सकते हैं उत्सवों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है, अर्थात विभिन्नता में एकता का परिचय देते थे। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं कि इतना फैला हुआ होने के बाद भी भारत एक क्यों है और क्यों भारत एक देश है। इसके सभी हिस्सों की नियति या स्वभाव एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। तो प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि इस पाठ की विषय वस्तु क्या है। कि इसमें नेहरू ने बताया था कि किस तरह कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों से बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बावजूद भी हिंदुस्तान एक है और इस अपार फैलाव के बीच एकता के आधार हैं। एकता का आधार क्या है, क्यों भारत देश एक है, जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। तो इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़ना, आगे भी आएगा ये, कि यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय, कि हिंदुस्तान में निवास करने वाले जितने करोड़ों लोग हैं उन सभी लोगों की जय, अर्थात उनकी ये कह सकते हैं कि उनका विकास या भलाई। कहने की ज़रूरत नहीं है कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण पैना है। कि वैसे तो ये जो लेख है ये छोटा ही है, लेकिन इसका कथन और प्रस्तुतिकरण अत्यंत आकर्षक है। तो आइए अध्ययन शुरू करते हैं। भारत माता। तो यहाँ लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अक्सर जब मैं एक जलसे से या एक उत्सव से दूसरे उत्सव में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता होता था, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे। कि शहरों में इनका व्याख्यान कम होता था क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा ही सयाने थे, समझदार थे। उन्हें दूसरे किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी। ग़िज़ा अर्थात खुराक की, उन्हें कुछ और ही सुनने के लिए चाहिए था। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया महदूद था, कि किसान जो थे और उनका नज़रिया अर्थात दृष्टिकोण महदूद था, कहने से तात्पर्य है कि सीमित था, सिमटा हुआ था, उनके लिए बताया है कि किसान जिनका नज़रिया या दृष्टिकोण सीमित था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता, भारत की चर्चा करता, जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। और बताया कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी एक था, कि किस प्रकार से एक देश का एक हिस्सा दूसरे से अलग होते हुए भी हिंदुस्तान एक है। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मसले अर्थात उन सभी विषयों का जिक्र करता, चर्चा करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसा, जो किसानों के लिए एक समान थे।
तो यहाँ उर्दू के शब्दों का कुछ अधिक समावेश किया गया है, जिनका मैं हिंदी रूपांतरण भी आपको बताते हुए चलूँगा। तो नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं उन मसलों का या विषयों का जिक्र करता, चर्चा करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसा या एक समान थे। स्वराज का भी जिक्र करता, स्वराज अर्थात अपनी स्वतंत्रता का भी जिक्र करता, चर्चा करता, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए, लाभ के लिए हो सकता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर, तो ये स्थान बताया कि मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्कन से कि दक्षिणी ध्रुव में कन्याकुमारी तक, दक्षिणी ध्रुव में कन्याकुमारी तक अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते, क्योंकि उनकी तकलीफ़ें एक समान ही थी। यानी क्या तकलीफ़ें थी, ये हम अध्ययन करेंगे कि यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे अर्थात पूंजीपतियों में फंसे हुए जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, कठोर लगान और उनका जो ब्याज है, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थी, आपस में उलझी हुई थी। तो उनकी ये तकलीफ़ें बताई गई हैं कि गरीबों, कर्जदारों और पूंजीपतियों के शिकंजे में कैद थे जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें आपस में गुथी हुई थी, अर्थात ये उलझी हुई थी, और यही उनकी समस्या थी। उस ठड्डे के साथ, ठड्डे का अर्थ होता है कि उस बोझ के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने अर्थात ब्रिटिश सरकार ने हम पर लाद रखा है, ज़बरदस्ती थोप रखा है। इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था, सभी को स्वतंत्रता प्राप्त करनी थी, और इस विदेशी जो सरकार है इसके बोझ से मुक्त होना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक, कुछ सीमा तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी अर्थात इस हिंदुस्तान के बारे में भी सोचें, जिसके हम एक जुज हैं, अर्थात जिसका हम एक जुज का अर्थ होता है अंश हैं, भाग हैं। इस हिंदुस्तान का हम एक अंश हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिशीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कशमकशों अर्थात कशमकश होते हैं ऊहापोह की स्थिति का भी जिक्र ले आता था। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी, आश्चर्य भरी तब्दीलों का हाल भी बताता। तब्दील का अर्थ होता है परिवर्तन, कि सोवियत यूनियन में जो आश्चर्यपूर्ण परिवर्तन होते थे उनके बारे में भी बताता, और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है, कि अमेरिका ने कितनी उन्नति कर ली है, कितना विकसित राष्ट्र बन गया है। यह काम आसान न था, और यह समझाना और उन्नति की राह पर ले जाना भी आसान नहीं था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था, लेकिन इतना अधिक मुश्किल भी नहीं था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने, पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। जैसे पुराने काव्य या पुराण पढ़ें, महाभारत है, रामायण है, रामचरितमानस है, गीता है, तो वो हिंदुस्तान की वास्तविकता को उनके सामने रख दी है, और उन्होंने इस देश की वास्तविक कल्पना करा दी थी उस महाकाव्यों, पुराणों का अध्ययन करने से। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं, या हमें पुराने सिपाही, पुराने सैनिक मिल जाते थे जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या धावा का अर्थ होता है आक्रमण, या धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 अर्थात 1930 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों या राष्ट्रों, देशों के बारे में मेरे हवाले या मेरे द्वारा कहे गए उनके कथन उनकी समझ में आ गए थे, अर्थात जो मैं उनको उदाहरण दे रहा था, जो कथन उनके सामने रख रहा था, वो उनको आसानी से समझ में आ गए थे।
कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता या किसी उत्सव में शरीक होता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे के साथ किया जाता था। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है, कि यह जो नारा लगाया जाता था भारत माता की जय, इस नारे से क्या तात्पर्य है। यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं, अर्थात जिसका विकास चाहते हैं, जिसकी उन्नति चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता। कुतूहल से तात्पर्य है कि उनको उत्साहित होते, और ताज्जुब अर्थात आश्चर्यचकित होते। तो जैसे ही मैं उनको सवाल करता कि ये भारत माता से क्या तात्पर्य है, भारत माता कौन है जिसकी वो जय चाहते हैं, उन्नति और विकास चाहते हैं, तो इस सवाल को सुनकर उनके मन में उत्साह और आश्चर्य प्रकट होता। कुछ जवाब न बन पड़ने, जब वो इसका जवाब नहीं दे पाते तो वो एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते थे। मैं सवाल करता ही रहता था। आखिर एक हट्टे कट्टे अर्थात हष्ट पुष्ट जाट ने, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आ रहा था, जवाब दिया कि भारत माता से उसका मतलब धरती से है। तो ये भी रेखांकित कर सकते हैं कि भारत माता की जय के संदर्भ में जाट का क्या प्रत्युत्तर था। तो जाट ने उत्तर दिया कि भारत माता से उसका मतलब धरती से है। कौन सी धरती? तो नेहरू ने पूछा कि कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती या जिले की या सूबे अर्थात किसी राज्य की या सारे हिंदुस्तान की धरती से क्या मतलब है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते और यहाँ तक कि वे ऊब कर, परेशान होकर, बोर होकर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। जब उनसे सवाल का जवाब नहीं बनता तो वो आखिर में ऊब कर कह देते कि मैं ही इसका जवाब बताऊं। पंडित नेहरू से मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है। तो ये इस अध्याय का निचोड़ है, कह सकते हैं कि इसका ये निष्कर्ष है, ये जो हम पढ़ रहे हैं कि भारत माता की जय से क्या तात्पर्य है। कि भारत माता की जय से तात्पर्य है कि जिसे हिंदुस्तान वह सब कुछ है, जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। भारत माता की जय इससे भी बहुत अधिक है। हिंदुस्तान की नदी, पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं, अर्थात हमारे लिए प्रिय हैं। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हिंदुस्तान के लोग और उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय, अर्थात इन लोगों की उन्नति या विकास। तो यही बताया है कि जो कुछ उन्होंने हिंदुस्तान को समझ रखा है, हिंदुस्तान वह नहीं, कहीं उससे अधिक है। हिंदुस्तान के सभी नदी, पहाड़, जंगल, खेत जो हमें अन्न देते हैं और हमें अजीज हैं, प्रिय हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हिंदुस्तान के लोग, कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, मेरे जैसे लोग या आपके जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। कि भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं। भारत माता देश में निवास करने वाले करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जय है से मतलब है कि इन करोड़ों लोगों की जय, अर्थात इनका उन्नति और विकास। तो मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, भाग हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते उनकी आंखों में चमक आ जाती। तो आंखों में चमक आने से तात्पर्य है कि उनके मुख पर प्रसन्नता दिखाई देती। इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। कि भारत माता की जय का आशय जानकर उनकी आंखों में चमक आ जाती थी, प्रसन्नता झलकने लगती थी, कि जैसे यह अर्थ जानकर उन्होंने एक बड़ी खोज कर ली हो। तो इस प्रकार से यह अध्याय का व्याख्यान पूर्ण होता है।
अगले वीडियो में हम इसके सभी प्रश्नोत्तर हल करते हैं। धन्यवाद।